हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे जो कि है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। स्टार्ट करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट इज़ द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। इसका एक और डिफिनेशन है, आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन अ गिवन पीरियड इन एन इकोनॉमी। अगर साल भर में इकोनॉमी में अगर हम लोग मान लीजिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 करोड़ तो वैसे बहुत कम है, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है साल भर में, तो वो क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हटाया नहीं गया, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड किया जाता है। जितना भी इकोनॉमी में पैसा हम लोग लगाते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक साल में मान लीजिए एक साल, 5 साल, जितने भी साल में हम लोग जितना लगाते हैं उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम लोग डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते थे, नेट इन्वेस्टमेंट में नहीं करेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करते थे। नेट इन्वेस्टमेंट में जो हम लोग ने एक्चुअल एडिशन किया है कैपिटल स्टॉक में, अगर हम डेप्रिसिएशन हटा दें तब हमें पता चलेगा कि हम लोग ने एक्चुअल कितना कैपिटल स्टॉक में एडिशन किया है। ठीक है, उससे हम कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। इट रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस एंड पैसेज ऑफ टाइम। अगर हमने कोई भी मशीन, मान लीजिए आज मैंने एक मशीन खरीदा है जो 20,000 रुपये का मैंने मशीन खरीदा, उसे मैंने 2 साल उससे मैंने सामान प्रोड्यूस किया, अपना शर्ट प्रोड्यूस किया सपोज कर लेते हैं, और उसके बाद अब मेरे को वो मशीन की नहीं ज़रूरत है, मुझे वो मशीन बेचना है। तो कभी मुझे कोई उसका 20,000 रुपये देगा मैं, या फिर मैंने जितने में ख़रीदा था उसका उतना ही पैसा मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको यूज़ किया है, एक टाइम हो गया है उसका, मैंने अच्छे से इस्तेमाल किया है। वो बिल्कुल नया न्यू कंडीशन में ही नहीं है कि कोई भी उसे खरीद लेगा उतने ही पैसे में। तो डेप्रिसिएशन किस किस वजह से होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर, ऑब्सोलेसेंस एंड पैसेज ऑफ टाइम। ये तीनों का मतलब क्या होता है? नॉर्मल वेयर एंड टियर का मतलब क्या होता है? मैंने एक मशीन खरीदा, उसका मैंने यूज़ किया, अब उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है। मान लीजिए मशीन में थोड़ी खराबियाँ आ गई हैं, अब वो थोड़ा कम प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो क्या हो गया? नॉर्मल वेयर एंड टियर। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा मशीन है जो मार्केट में नया आ गया है। ठीक है, मैंने एक मशीन खरीदा था जिससे 500 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स मैं प्रोड्यूस कर रही थी एक दिन में। ठीक है, लेकिन अब मशीन में एक नया अब मार्केट में एक नया मशीन आ गया है जो कि 1,000 शर्ट प्रोड्यूस करता है एक दिन में। तो लोग क्या करेंगे? कभी भी मेरा मशीन नहीं खरीदने जा रहा है, तो उससे क्या होगा? अगर कोई खरीदेगा भी तो उसका बहुत कम दाम देगा। ठीक है, तो वो ऑब्सोलेसेंस की वजह से उसका दाम डिप्रिशिएट कर जाएगा। कभी भी कोई मुझे उसका 20,000 नहीं देगा, 5,000 देगा, या जितना भी दे लेकिन कम ही देगा, क्योंकि मार्केट में अब डिमांड कुछ अलग हो गई है। मशीन कोई नए आ चुके हैं, अपग्रेडेड आ चुके हैं, तो कोई मेरा पुराना मशीन नहीं खरीदेगा। पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है? मान लीजिए मैंने कोई मशीन खरीदा था, उसको मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन वो रखे रखे ख़राब हो गया, मान लीजिए उसमें जंग लग गया है। ठीक है, तो क्या कभी भी कोई उसका ज़्यादा पैसा देगा या फिर उतना ही पैसा देगा जितने मैंने खरीदा था? बिल्कुल भी नहीं देगा। कोई 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 अपना क्यों लॉस करेगा? तो इसलिए पैसेज ऑफ टाइम से भी डेप्रिसिएशन होता है। ये 3 रीजंस है जिससे डेप्रिसिएशन होता है। लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिसका कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता है, एप्रिसिएशन ही होता है, क्योंकि ज़मीन आप लोग देखते होंगे दिन पर दिन उसका दाम बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसकी शॉर्टेज होती है तो उसका कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है Net indirect tax. It refers to the difference between indirect taxes and subsidies. NIT is equals to IT minus S. IT क्या है? Indirect tax, और S क्या है? Subsidies. ठीक है, components में पहला है indirect taxes. It refers to those taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and services. जो भी goods और services फॉर्म्स और इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं, उस पे जो टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। और ये कौन इम्पोज करता है? गवर्नमेंट। एग्जाम्पल क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस का? जीएसटी।
यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सब्सिडीज क्या होती है? इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। जो भी इकोनॉमिक असिस्टेंस दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा फर्म को, मान लीजिए थोड़ी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं, थोड़ा सा मान लीजिए एक तरह से कंसेशंस मान लीजिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर के मोटिव से गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सब्सिडीज। गवर्नमेंट सब्सिडीज क्यों प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट इसलिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ताकि लोगों को, फर्म्स को एक इंकरेजमेंट मिले कि वो और प्रोडक्शन करें। जैसे कि इंडिया में क्या है, एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, ठीक है। हम लोग को जो भी, अगर गवर्नमेंट चाहे कि हम लोग एक्सपोर्ट्स अपने इंक्रीज कर दें, या फर्म्स को और इनकरेज करें कि वो और इंडस्ट्रीज सेटअप करें, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करें। मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है कई सारे ऐसे स्कीम्स निकालते हैं कि अगर आप रूरल एरियाज में, यानी कि गाँवी एरिया में अगर आप इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे तो आपको फ्री बिजली दी जाएगी, ऐसे करके। तो वो क्या हो गया, एक तरह से वो प्रमोट कर रहा है कि आप और इंडस्ट्रीज सेटअप करिए। तो ये क्या हो गया? सब्सिडीज हो गई, एक तरह का इकोनॉमिक असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर कॉस्ट। It refers to the amount paid to factors of production for their contribution in the production process. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मान लीजिए लैंड पे हमने जो रेंट दिया है वो क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट हो गया। लेबर को हम लोग ने वेजेस दिए, लेबर आए, काम किए, हमने उन्हें वेजेस दिया, पैसे दिए, उसे हम क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। लैंड पे हम रेंट दे रहे हैं, क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट। कैपिटल पे हम प्रॉफिट दे रहे हैं, कोई कैपिटल अपना मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करा, मैंने उसे क्या दिया? प्रॉफिट दिया। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था, जितने भी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट किया था, मैंने उन्हें प्रॉफिट दिया, वो क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट हो गया। मार्केट प्राइस क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मान लीजिए मैंने 500 रुपये लगा करके एक शर्ट प्रोड्यूस किया है, और अब मैं उस पर 50 रुपये प्रॉफिट कमाने वाली हूँ, मैं उसे 550 रुपये में बेचूंगी। तो मार्केट प्राइस क्या हो गई? 550 रुपये। क्यों 550 रुपये हो गई? क्योंकि उतने ही पे मैंने उसे बेचा है। भले मैंने 500 में प्रोड्यूस किया था, लेकिन मैंने उसे प्रॉफिट मार्जिन अपना जोड़ करके 550 रुपये में मार्केट में उतारा है, मार्केट में बेचा है। तो उसका मार्केट प्राइस क्या हो गया? 550 रुपये। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के फॉर्मूलेज भी देख लेते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करना है। तो एम पी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस एन आई टी। अभी मैंने बताया एन आई टी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और एफ सी मतलब क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट। एम पी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस एन आई टी। और अगर आप लोग जो है एम पी को राइट हैंड में ट्रांसफर कर दे, एफ सी को लेफ्ट हैंड में, तो क्या हो गया? एफ सी इज इक्वल्स टू एम पी माइनस एन आई टी। ठीक है, मैंने फर्स्ट फार्मूला से सेकंड फार्मूला भी निकाला है। नेक्स्ट टॉपिक है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। It refers to the difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world. NFIA is equals to factor income from abroad minus factor income paid to abroad, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया? पढ़िए के समझ में आ रहा है कि मैंने जो भी, मान लीजिए कि अगर कोई बाहरी देश से मैंने लेबर हायर किया, ठीक है, उसको मैंने कुछ पैसे दिए होंगे, जो पैसे मैंने उसको दिए, और मान लीजिए मेरे तरफ से कोई आदमी गया बाहर, अमेरिका काम करने गया, और कुछ पैसे लेके वो आया, ठीक है, 100 रुपये हम लोग लेके आए और 50 रुपये हमने दिए, तो 50 माइनस 100 कितना हो गया? -50। यानी कि NFI क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट -50, ठीक है। जो मैंने लिया और जो मैंने दिया उसका डिफरेंस। NFIA के फॉर्मूले में दो टर्म्स एक तरह से समझ लीजिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। इन दोनों को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि NFIA क्या होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? इट इज़ द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने बताया हम लोग ने दूसरे के देश में, हम लोग के ने जो है दूसरे के देश में काम किया, हमें पैसे मिले, वो क्या हो गया? हमने अर्न किया, एक एक काम करके जो हमने दूसरे देश से अर्न किया, ठीक है, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, यानी कि वो अब्रॉड से आ रहा है, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या है? इट इज़ द इनकम पेड टू द नॉन रेसिडेंट्स ऑफ दे फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। हमने एक लेबर हायर किया, हमने लैंड ले लिया मान लीजिए, अब हम उस पर रेंट दे रहे हैं, लेकिन लैंड कहाँ पे है? इंडिया में नहीं है। इंडिया की बात हम नहीं कर रहे, मान लीजिए अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है, अमेरिका की बात करें या फिर अमेरिका के लेबर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने पैसा दिया,
टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमने दिया आपसे, तब हम उसे क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेशनल इनकम का ये फॉर्मूला है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।